हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी का ये शेर फिलहाल कांग्रेस के खेमे में मुझे लगता है कि बहुत तेजी से याद किया जा रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज राजनीति की इस शायराना शुरुआत के पीछे आप समझ गए होंगे कि गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का वितरण किया है, यूं कहें कि इस वितरण में अपने पुराने दिग्गजों को चुनाव से बाहर कर दिया है, और वो भी उनकी मर्जी और उनकी सहमति या उनकी इच्छा दिखाते हुए। उसको देखकर ये शेर ही मुझे सिर्फ याद आया। एक तरफ तो कांग्रेस है कि जिसके हिमांशु व्यास या तमाम नेता जिनको लगता है कि टिकट नहीं मिल सकता है या जीत हार का अंतर थोड़ा कड़ा हो सकता है, तो वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ये कद्दावर नेता स्वमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कह देते हैं कि अब यहां पर युवा चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश में तस्वीर दूसरी थी। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन करने के बाद भी उनके पुराने सहोदर, पुराने सहयोगी रहे नेता चुनाव मैदान से हटने से इनकार कर देते, कहते देर हो चुकी होती। लेकिन गुजरात, वो नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं और गुजरात में जो फिजा चल रही है 2.5 दशक से ज्यादा का, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा है, उसमें फिलहाल सेंध लगाने के लिए या उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है, पार्टी विद डिफरेंस कहती है, तो वो डिफरेंस, वो अंतर कम से कम इन फैसलों से तो समझ में आता है। इसी गुजरात में मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, कहीं चूं तक नहीं होती है। इसी तरीके से उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। एक मुख्यमंत्री हारने के बाद उसको दोबारा उपचुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन पार्टी के अंदर से कोई बगावत नहीं होती, विद्रोह नहीं होता है। वहीं कांग्रेस में टिकट न मिलने पर लोग पार्टी छोड़ देते हैं, और गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता, इनके तो जाने दीजिए, बड़े बड़े जो और दिग्गज नेता हैं, वो कभी राज्यसभा सीट को लेकर या तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर वो G23 बनता है, कहीं कुछ बनता है, अस्तित्व की लड़ाई चलने लगती है। अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो दो राष्ट्रीय दल हैं, इनके बीच की जो लड़ाई है, ये लड़ाई तो दरअसल यहीं से पहले शुरू हो जाती है कि पार्टी के अंदर किसका किस तरीके का रुतबा रहता है। मैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता है या जो हनक है या जो एक बार शब्द कह दिया गया उसको पूरी पार्टी किस तरीके से मान लेती है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये कांग्रेस ऐसा नहीं था, कांग्रेस में पहले ऐसा नहीं होता था। आप याद करिए, जब आजादी से पहले महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे नेताओं के चुनाव जीतने या उनके चुनाव जीतने की प्रबल संभावनाओं के बावजूद जो फैसला ले लेते थे, वो पूरी पार्टी स्वीकार कर लेती थी, पूरा देश भी स्वीकार कर लेता था। ये होती थी नेतृत्व की हनक और उसकी पकड़ होती थी, उसके पीछे उनकी सोच होती थी। उनको लगता था कि ये जो फैसला लिया जा रहा है इसी में उनका हित है और पार्टी का हित है, देश का हित है। इसके बाद भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी बने, तो तमाम ऐसे दावेदार और तमाम लोग रहते रहे कि जब उनसे कहा गया कि आप चुनावी मैदान से हट जाएं, तो उन्होंने बहुत देर नहीं लगाई। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हुए हैं, पर अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इतने दिन सत्ता में रहने के बाद और सत्ता का स्वाद चखने के बाद भी इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बैठा देती है, आप तमाम आलोचना कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन ये देखिए छोटी बात नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई उसका वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 लोगों की चलती है, 1 या 2 लोग चलती है। ये आरोप राजनीति में लगते रहेंगे, लगते रहने भी चाहिए। लोकतंत्र भी यही है कि विपक्ष अपनी बात कहता रहे। लेकिन क्या इस बात के लिए कि जो पार्टी के अनुशासन की, पार्टी में जो बात तय कर ली गई उसको मानने की, उसके खिलाफ न जाने की, क्या इसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर जब इस तरीके के फैसले होते हैं तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी समर में उतरते हैं और वो वोट मांगते हैं। नरेंद्र मोदी उनकी जीत की ज्यादातर जगह गारंटी भी बन जाते हैं।
गुजरात की तो खैर बात ही जाने दीजिए। गुजरात में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को, पहले भी मैं बार बार ये बात कहता हूं कि गुजराती जनता नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुनती थी 2007 के बाद से, उनमें वो भविष्य का प्रधानमंत्री देखती थी। और जो एक कसक थी कि सरदार पटेल के प्रधानमंत्री न बन पाने की, उन्हें लगता था कि एक गुजराती प्रधानमंत्री उनको चाहिए, क्योंकि मोरारजी देसाई भी बने थे, लेकिन उनको लेकर भी जिस तरीके की चीजें फैलाई गई, क्योंकि मोरारजी देसाई के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, ये बात लोग कम जानते हैं। लेकिन सवेरे उठते ही वो सबसे पहले किस चीज का सेवन करते थे, ये पूरे भारतीय जानते हैं। सबको, हम लोग को बचपन से पता था कि मोरारजी देसाई स्वमूत्र का सेवन करते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था उनके समय में सबसे अच्छी थी, ये कोई नहीं जानता था। ये कसक गुजरातियों में बहुत ज्यादा थी। अब जब चुनाव आया तो उसके पहले मोरबी का हादसा होता है, आम आदमी पार्टी का फैक्टर होता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इसके बीच में भी एक फैक्टर जो बिल्कुल अविचल और अडिग रहता है, वो होता है नरेंद्र मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी के नाम पे पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिलता है और वो सत्ता में आते हैं। लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी, उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, गुजराती जो गर्व है उसका प्रतीक बन जाते हैं। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां पर समर में भले उतरे हों, लेकिन स्थिति ये होती है कि पार्टी में सर्वोच्च नेता की बात कौन किस तरीके से मान पाता है, भगदड़ कहां मची हुई है, कौन क्या कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी ने खूब हो हल्ला किया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी सूरत में सिमट कर रह गई है। उसके गोपाल इटालिया से लेकर उसके जो मालविया, जो तमाम जो नेता हैं, ये सब लोग गुजरात में ही सिकुड़ कर रह गए हैं। सूरत में ही सिकुड़ कर रह गए। पूरे गुजरात में बहुत ज्यादा उनके लिए संभावनाएं उस तरीके से लड़ाई की उतनी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस की भी 43 सीटों की घोषणा हो गई है। उसमें कांग्रेस में उससे पहले जो भगदड़ मची, कांग्रेस के तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दे दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को लाती है, बाहरियों को लाती है, अपने यहाँ टिकट दे देती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई विद्रोह नहीं हो रहा होता है। ये बात कांग्रेस के लिए एक, वैसे देखा जाए तो कहा जा सकता है पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी का अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है जब जनता के बीच में संदेश जा रहा है कि एक पार्टी में भगदड़ मची हुई और दूसरी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री खुद लिखकर दिए दे रहा है कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ये जो अंतर, दोनों की रणनीति की तो बात आप जाने दीजिए, दोनों का जो ये चारित्रिक अंतर आ रहा है, या जिसको कहें कि नेतृत्व की पकड़ का अंतर आ रहा है, इसकी काट कर पाना अभी किसी भी दल के लिए बहुत संभव नजर नहीं आता। अब कुछ आंकड़ों पर अगर हम चर्चा करना शुरू करें तो देखिए 160 सीटों के टिकट 182 में से भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। तो चूंकि आंकड़े हैं तो मैं आपको देख के ही उस पर बात करना उचित रहेगा आपसे। अब आप याद करिए कि 99 सीटें, 99 सीट्स भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी, लेकिन जो बाहर के तमाम जो निर्दलीय और दूसरे जो विधायक आते गए, उपचुनाव होते गए, उसके बाद वो संख्या 112 हो गई थी। तो 112 में से 107 सिटिंग सीटों की जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उनके टिकट दे दिए गए। अब इन टिकटों में अगर आप देखेंगे तो 69 लोग, यानी 69 लोग जो है वो रिपीट किए गए हैं, लेकिन 38 लोग, जिसमें 5 मिनिस्टर हैं, उनके टिकट काट दिए गए और उनमें से ज्यादातर ने लिख के दे दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए। जैसा मैंने कहा कि नितिन पटेल, सौरभ पटेल और भूपेंद्र चुड़ासामा जैसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने आप ही लिख कर दे दिया है। अब इसमें जो बाहर से लोग आए हुए हैं, 10-15 लोग जो बाहर से आए हुए हैं, हार्दिक पटेल, उनको टिकट दिया जा रहा। अभी अल्पेश ठाकुर वाली सीट नहीं घोषित की गई है। हिमांशु व्यास को भी अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। वहीं भूपेंद्र पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी जो स्ट्रेटजी, उनकी जो राज्यसभा में नेता हैं, अमी आजमी करके हैं, तो उनको, अमी याग्निक करके हैं, उनको टिकट दिया है। तो कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन सवाल ये है कि इन 38 नए चेहरों को जो घोषित किया गया है सिटिंग सीट्स पे, ये भारतीय जनता पार्टी का अक्सर ये ब्रह्मास्त्र माना जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको कम किया जाए। हालांकि गुजरात में व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ज्यादातर जगह वोट मांगा जाता है, लेकिन कुछ जो स्थानीय समीकरण होते हैं वो भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति तय करती है। उसके मद्देनजर ही कांग्रेस से और दूसरे दलों से तमाम लोग या जो बाहर थे बुलाए। लेकिन
जैसे ही मौका मिलता है तो वो तुरंत नया चेहरा लाने में और नई लाइन खड़ी करने में उनको समय नहीं लगता है। जैसे मधु श्रीवास्तव, एक गुजरात का जाना पहचाना दबंग चेहरा है, मूंछों वाले, अगर आपको याद हो, और दबंग माने आते हैं उनके तमाम किस्से भी आपको पता होंगे। 1995 से वो भारतीय जनता पार्टी से जीतते चले आ रहे थे और वो पहले निर्दलीय जीते थे, उसके बाद उनको टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार उनका भी टिकट काट दिया गया। तो दबंग जो थे उनको भी किनारे लगा दिया गया है और जो वरिष्ठ थे उनको भी किनारे लगा दिया गया। मतलब जब जिसको जैसे चाहा उसको टिकट दे दिया गया, ये बताकर कि कुल मिलाकर हर मर्ज का इलाज और भारतीय जनता पार्टी में चेहरा एक है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मिलता है तो फिर टिकट के चेहरों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ सीटें हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस को पिछली बार हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, इन जैसे चेहरों के साथ लाकर वहां पर उनको काफी अच्छी टक्कर उन्होंने दी थी, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल भी नहीं है और उनका पूरा वो जो था जिग्नेश मेवानी और ये जो सब चेहरे हुआ करते सब तितर बितर हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ वहां पर अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है और कांग्रेस अंदर खाने वो चुपचाप नीचे जमीन पर उनकी तैयारी चल रही है। हालांकि राहुल गांधी मान ही जा रहे हैं, पर अगर शुरुआती ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई देखी जाए तो इसमें गुजरात में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लाइन कांग्रेस के सामने खींच दी है। वहीं हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात विधायकों का ना मानना या जो पूर्व नेताओं का ना मानना, उनके फोन करने के बाद भी ना मानना और उसको प्रसारित कर देना, वो मुझे लगता है कि कुछ दोनों ही प्रदेशों के समीकरणों की तरफ इशारा करता है। यानी हिमाचल में शायद उतनी ठसक, उतनी हनक फिलहाल इस बार नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन गुजरात जैसा है वैसा भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल दिखाई पड़ता जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर कल होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।